Good afternoon, sir. Good afternoon. ओके सो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोपी। सो इंट्रोपी क्या है? अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इन ए सिस्टम। डिसऑर्डर कहने का मतलब है रैंडमनेस। सो ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इन ए सिस्टम। सो इंट्रोपी ठीक है, कहने का मतलब है रैंडमनेस जितना ज्यादा होगा इंट्रोपी उतना ज्यादा होगा। सो इंट्रोपी इंक्रीजेज एज द सिस्टम टेम्परेचर इंक्रीजेज। सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा तो क्या होगा? रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा होगा और एंट्रोपी उतना ही ज्यादा होगा। सो फॉर एग्जांपल्स, व्हेन एन आइस क्यूब मेल्ट्स एंड becomes liquid, the energy of the molecular bonds which form the ice crystal is lost and the arrangement of the water molecule is more random. So ऑब्वियसली सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जैसे हम लोग सॉलिड टू गैस की ओर जाएंगे क्या होगा? एंट्रोपी कहने का मतलब है रैंडमनेस इंक्रीज करेगा और एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगा। सो एंट्रोपी को डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं? ए फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स एज टेम्परेचर और प्रेशर दैट इज ए मेजर ऑफ द एनर्जी दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। ठीक है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट लॉ में हम लोग नाम देते थे, फर्स्ट लॉ में हम लोग जो एनर्जी यूज नहीं होता था उस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते थे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो एनर्जी हम लोग को यूज नहीं होता था उस एनर्जी को हम लोग नाम देते थे इंटरनल एनर्जी। ओके, सो वैसे ही यहाँ पर है ए फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल एज टेम्परेचर और प्रेशर दैट मेजर ऑफ द एनर्जी दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर वर्क। ठीक है, कहने का मतलब है एनर्जी दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोपी। और रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो इंट्रोपी को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इन ए सिस्टम्स। जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे किधर? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, वैसे हम लोग को क्या मिलेगा? इंट्रोपी हम लोग को क्या होगा? इंक्रीज होगा। नाउ नेक्स्ट जो टर्म है वो है क्या है? क्लोसियस इनइक्वालिटी। ठीक है, क्लोसियस इनइक्वालिटी क्या है? ये क्लोसियस इनइक्वालिटी पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है एग्जाम में। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक कंसीडर कर रहे हैं रिवर्सिबल इंजन है। ठीक है, ये एक ER फॉर रिवर्सिबल इंजन है जो क्या कर रहा है? Q1 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी सब्सट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम हायर टेम्परेचर सोर्स T1 से एंड वर्क कर रहा है। सपोज यहाँ पे वर्क में नाम दे रहा हूँ WR। ओके, ये रिवर्सिबल इंजन है। एंड आफ्टर वर्क Q2 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी किसको दे रहा है? सिंक लोअर टेम्परेचर सिंक T2 को। नाउ सो कंसीडरिंग द हीट इंजन एज ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग द साइक्लिक प्रोसेस, तो हम लोग डेल Q बाई डेल T, डेल Q बाई T को क्या लिख सकते हैं? Q1 बाई T1। ठीक है, Q1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस, क्यों माइनस है? कॉज हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, कहने का मतलब हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द इंजन हो रहा है। सो माइनस Q2 बाई T2। ना इफ अगर ये रिवर्सिबल इंजन है तो रिवर्सिबल कहने का मतलब है कार्नोट इंजन, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ें? Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2। सो कहने का मतलब है क्लोज इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी इक्वल टू क्या होगा? 0। सो इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
सो हम लोग क्या किए यहाँ पे कंसीडर किए एक रिवर्सिबल हीट इंजन है और इसमें क्या हम लोग निकालें क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी। सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इक्वल टू क्या मिला 0। किसके लिए? फॉर रिवर्सिबल इंजन के लिए ना। अब हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये जो इंजन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है? इरिवर्सिबल इंजन है। सो द साइकिल, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉन एज क्लोसियस थ्योरम। ओके, इसको हम लोग क्लोसियस थ्योरम कहेंगे। द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल, उसके लिए क्या होगा? डी क्यू बाई टी, हम लोग प्रीवियस में देखे हैं। इसको हम लोग क्लोसियस थ्योरम भी बोलते हैं ना। अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एन इरिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू रिजर्वायर एट टेम्परेचर एंड T2 एंड T2। मैं कंसीडर कर रहा हूँ अब क्या एक इरिवर्सिबल हीट इंजन है। ओके, सो वर्क कर रहा है बिटवीन सेम टेम्परेचर सोर्स T1 एंड सिंक T2 के बीच। गेट का संदीप सर के पास है। सो दिस क्या है? इरिवर्सिबल इंजन है। ये क्या कर रहा है? Q1 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी ले रहा है T1 से एंड वर्क को हम लोग दिखा रहे हैं क्या? WI से। एंड आफ्टर वर्क Q2 डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको दे रहा है? T2 को। नाउ सो हम लोग प्रीवियस में कोरोलरी में पढ़े थे थ्योरम कि अगर कोई हीट इंजन वर्क कर रहा है बिटवीन सेम टू रिजर्वायर सोर्स एंड सिंक के बीच, और अगर एक रिवर्सिबल है और दूसरा इरिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल इंजन का जो एफिशिएंसी होगा ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल इंजन। ये हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कोरोलरी में डिस्कस किए थे। सो एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल, और एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल को हम लोग क्या लिख रहे हैं? WI बाय Q1 एंड रिवर्सिबल को प्रीवियस वाले हीट इंजन से WR बाय Q1। नाउ Q1 कैंसिल, सो क्या है? WI लेस देन इज WR। ओके, नाउ हम लोग क्या करें? बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ये साइन रिवर्स होगा। सो क्या होगा? WR इज ग्रेटर देन WI यहाँ पे है, ठीक है। नाउ अब WR को हम लोग लिखते हैं क्या? प्रीवियस वाले डायग्राम से Q1 माइनस Q2 इज ग्रेटर देन, एंड WI को क्या लिखेंगे? Q1 माइनस Q2 डैश। नाउ अब यहाँ पे देखो Q1 माइनस Q2, ठीक है। Q1 माइनस Q2 इज ग्रेटर देन Q1 माइनस Q2 डैश। तो फाइनली मेरे को क्या मिलेगा? Q1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे माइनस Q2 है और यहाँ पे माइनस Q2 डैश है। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये साइन जो रिवर्स हो जाएगा। सो Q2 इज लेस देन Q2 डैश। सो इससे क्या निकला कि Q2 यानी हीट रिजेक्टेड टू द सिंक इन केस ऑफ इरिवर्सिबल इंजन इज हायर देन द इन हीट रिजेक्टेड टू द सिंक एज कंपेयर टू रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो इरिवर्सिबल इंजन में है उसमें ज्यादा अमाउंट्स ऑफ हीट रिजेक्टेड हो रहा है। सो Q2 डैश इज ग्रेटर देन और Q2 इज लेस देन Q2 डैश। नाउ सो अब हम लोग फिर लिखते हैं डेल्टा Q बाय टी। सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? फॉर इरिवर्सिबल के लिए Q1 बाय T1 माइनस Q2 डैश बाय T2। सो Q2 डैश बाय T2, इससे क्या आएगा? ये टर्म लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 क्यों? प्रीवियस में हम लोग देखे थे Q1 बाय T1 माइनस Q2 बाय T2 इक्वल टू 0 होता था। किस केस में? अगर वो इंजन रिवर्सिबल है तब। बट यहाँ पे क्या है? इरिवर्सिबल। कहने का मतलब है Q2 जो है, Q2 डैश जो है वो बड़ा है किससे? Q2 से। सो ये जो टर्म है Q1 बाय T1 माइनस Q2 डैश बाय T2, ये क्या होगा? लेस देन 0 होगा। सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ dq बाय t इज लेस देन 0। ना अब हम लोग दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, पहला और दूसरा। पहला में जो आया था क्लोज इंटीग्रल ऑफ dq बाय t इक्वल टू 0, अभी मेरे को क्या मिला? क्लोज इंटीग्रल ऑफ dq बाय t इज लेस देन 0। सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ dq बाय t, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पे हम लोग को क्या मिला?
क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोसियस इनइक्वालिटी। इस पे नोट्स लिखने के लिए एग्जाम में आता है क्लोसियस इनइक्वालिटी ना। इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे हम लोग को 3 कंक्लूजन निकलता है। ओके, 3 कंक्लूजन में क्या क्या, पहला कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस फिजिबल है या नहीं। ठीक है, फिजिबल है या नहीं। ठीक है, फिजिबल होने के लिए कंडीशन है क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी करने के लेस देन 0 होना चाहिए फिजिबल होने के लिए। सो कोई भी साइक्लिक प्रोसेस फिजिबल है या नहीं। अगर वो साइक्लिक प्रोसेस फिजिबल है तब वो इरिवर्सिबल होगा या रिवर्सिबल होगा। वो कैसे डिसाइड होगा, इफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ dq by t इक्वल टू 0 देन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। ओके, इफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ dq by t इज लेस देन 0 होगा देन द साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, irreversible and नाउ possible. अगर क्लोज इंटीग्रल ऑफ dq by t इज ग्रेटर देन 0 आ जाए तब तो ये केस कभी फिजिबल नहीं है। कहने का मतलब है ये क्या है, इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब है ये जो साइक्लिक है ये इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, सो क्लोसियस इनइक्वालिटी हम लोग को क्या बतलाता है कि वेदर एनी साइक्लिक प्रोसेस इज फिजिबल और नॉट। ठीक है, और अगर फिजिबल है तो साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। ओके, अगर क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो साइक्लिक प्रोसेस फिर फिजिबल नहीं है। ऑलवेज क्या होगा, डी क्यू बाई टी जब आप समेशन फाइंड करोगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी का तो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है सर इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है सर? इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, जैसे हम लोग प्रीवियस में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किए थे प्रूव करने में, टीए बाई टीबी टीए बाई टीसी था ना। यस सर। जैसे कि प्रीवियस क्लास में टीए बाई टीबी 3 एक न्यूमेरिकल था कि एक रिजर्वायर 3 रिजर्वायर के साथ कांटेक्ट है। समझ गए, ध्यान से, न्यूमेरिकल अभी यहाँ पे नहीं है। इस तरह एक न्यूमेरिकल था ना, यहाँ पे एक रिवर्सिबल इंजन था, यहाँ ये टीए था। ओके, यहाँ ये टीबी था, दोनों से इक्वल हीट सेपरेट कर रहा था और फाइनली रिजेक्ट कर रहा था टीसी को। ठीक है, तो वो इसका एप्लीकेशन यही है कि ये जो अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके, तो इसका फिजिबल का तरीका होने के क्या है, पहला तो फाइंड करोगे डी क्यू बाय टी। ओके, डी क्यू बाय टी तो पहला यहाँ क्यू बाय टी ए, ओके, प्लस क्यू बाय टी बी, और हीट रिजेक्टेड है सो यहाँ पे जो भी सपोज यहाँ पे जो भी हीट था, सपोज यहाँ क्यू है तो यहाँ ट्वाइस क्यू या जो भी है, सपोज मान लेते हैं ट्वाइस क्यू डिवाइडेड बाय टीसी। तो इसका जो समेशन अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तब ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, और अगर ये लेस देन भी आता है, लेस देन 0, तो क्या है, इरिवर्सिबल है। बट अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि जब प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए थे तो ओनली क्या था, इस Q2 के टर्म में था, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिया रहे तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर कहने का मतलब है ये फिजिबल नहीं है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन यही है। यस। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी का डिस्क्रिप्शन। सो फ्रॉम ए क्लोसियस इनइक्वालिटी वी कैन कंक्लूड क्या क्या, वेदर ए साइक्लिक प्रोसेस इज फिजिबल और नॉट, एंड सेकेंड में इवन इफ फिजिबल देन वेदर इट इज रिवर्सिबल और irreversible. So if closed integral of dq by t is equal to 0, then the cyclic process is possible and it will be reversible. If closed integral of dq by t is less than 0, then the cyclic process is possible and it will be irreversible. Now if closed integral of dq by t is greater than 0, then the cyclic process is not possible. कहने का मतलब है feasible नहीं है। So समझ में आया ये क्लोजर इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन और क्या है, इससे क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं।
सो ये Yes, sir. एग्जाम में ये आता है। ओके ना, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंट्रोपी ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, प्रॉपर्टी कहने का मतलब है पॉइंट फंक्शन, कहने का मतलब है हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे एंट्रोपी क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन कहने का मतलब है प्रॉपर्टी, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे P को मैं ले रहा हूँ x एक्सिस में एंड y को ले रहा हूँ, सॉरी y एक्सिस में ले रहा हूँ V को, सॉरी x एक्सिस में V को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और y को P में प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम में शो कर रहा हूँ। सपोज कर रहा हूँ एनी सिस्टम हुज इनिशियल पोजीशन इज 1, आफ्टर सम टाइम द सिस्टम गेन इट्स पोजीशन 2 थ्रू दिस रिवर्सिबल पाथ R1। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में आ रहा है। ठीक है, स्टेट्स का नाम पहला 1 है, सेकेंड स्टेट्स का नाम 2 है और थ्रू द पाथ ये रिवर्सिबल पाथ R1 से हो गया। नाउ सिस्टम अगेन बैक्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन थ्रू दिस रिवर्सिबल पाथ R2। ठीक है, तो देखो क्लोज इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग ब्रेक करके कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम। यहाँ पे R1 R2 दिया हुआ है, कहने का मतलब ये क्लोज लूप हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग सर्कल देते हैं इसका मतलब क्या है, साइकिल। ओके, मतलब एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। सो R1 एंड R2 दोनों मिला के साइकिल बना रहे हैं या नहीं डायग्राम में? बना रहे हैं Yes, सर। sir. ओके, सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या रखते हैं, इसको ब्रेक करके लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। तो कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले 1 to 2 थ्रू दिस पाथ R1। ओके, 1 to 2 थ्रू दिस पाथ R1 को dq बाई टी प्लस 2 to 1 थ्रू दिस पाथ R2 dq बाई टी इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों रिवर्सिबल पाथ हैं। ठीक है, रिवर्सिबल पाथ, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, ठीक है, तो साइकिल भी क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। और एक चीज मैं रिवर्सिबल हमेशा रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये जनरली लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो कुछ लड़के लोग का माइंड आता है कि जैसे कोयला है, ठीक है, अगर कोयले को मैं जला दिया तो वो क्या बन गया, कोक बन गया, तो उसको हम लोग क्या कर फिर से कोयले में, ये कहने का मतलब नहीं है रिवर्सिबल। ओके, रिवर्सिबल कहने का मतलब है अगर आफ्टर सम टाइम द सिस्टम गेट्स इट्स इनिशियल पोजीशन, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि अगर एक वायर है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, कुछ हीट डेवलप होगा। ठीक है, हीट डेवलप के कारण क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ वायर होगा। ठीक है, नाउ उस सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, सम टाइम्स के लिए अगेन उसको कूल होने देते हैं। तो अगर उस वायर अपना इनिशियल पोजीशन अटेन कर ले, तो ये जो मेरा प्रोसेस हुआ इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, क्या रिवर्सिबल प्रोसेस कहने का ये मतलब है। सो 1 to 2 R1 dq by t प्लस 2 to 1 R2 dq by t। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अब 1 to 2 R1 dq by t को इसको मैं इस साइड ले जा रहा हूं, यानी राइट साइड में। सो क्या लिखेंगे, माइनस 2 to 1 R2 dq by t। ठीक है, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. नाउ अब देखो, अगर ये पाथ दोनों रिवर्सिबल है, ठीक है, ये रिवर्सिबल है, तो अगर हम लोग साइन, कहने का मतलब लिमिट ऑफ इंटीग्रेट चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे R2 पाथ हम लोग सेम रख रहे हैं, देखो R2 है, ये भी पाथ R2 है। सो 1 to 2 dq by t, यहाँ पे हम लोग क्या करें, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अपोजिट कर देते हैं, 2 to 1 कर देते हैं dq by t, सेम पाथ, तो क्या होगा, इसके आगे माइनस आ जाता है। ठीक है, ये पढ़े होगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल अगर याद होगा, उसका एक प्रॉपर्टी है, इफ fx इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, ओके, देन हम लोग क्या लिखते हैं, a to b fx dx इक्वल टू माइनस b to a fx dx। ओके, वेयर fx इज द कंटीन्यूअस फंक्शन। सो वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो fx के जहाँ पे यहाँ पे मेरा टर्म है, ठीक है, वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, सो यहाँ पे जस्ट हम लोग लिमिट ऑफ अपना लिमिट चेंज कर रहे हैं, तो उसके आगे क्या हो गया, जस्ट नेगेटिव साइन। सो अब बताओ इसका वैल्यू क्या है। सो 1 to 2 R1 dq by t इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 to 2 थ्रू द पाथ, क्या लिख सकते हैं, 1 to 2 थ्रू द पाथ, बताओ। R2, 1 to 2 for the path R2.
R2। तो इससे क्या 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 कंक्लूजन आ रहा है कि dq बाई टी का जो वैल्यू है, ओके, dq बाई टी का वैल्यू है दोनों ही केस में सेम, दोनों कहने में दोनों पाथ में सेम है, ओके, वेदर इट इज R1 और इट इज R2। सो कहने का मतलब है dq बाई टी यहाँ पे क्या है, दोनों पाथ में सेम है, कहने का मतलब है dq बाई टी यहाँ पे क्या है, एक पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है, क्योंकि दोनों ही पाथ में सेम आ रहा है, वेदर इट इज R1 और R2। सो कहने का मतलब है दोनों पाथ में सेम है। इसका कहने का मतलब है कि जो dq बाई टी का जो वैल्यू है वो ओनली डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे, ना कि पाथ पे। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? सर ये पॉइंट फंक्शन। पॉइंट, सो ओनली हम लोग लिखेंगे dq बाई टी 1 to 2 थ्रू द पाथ r ओनली। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन पाथ है, सो केवल कॉमन पाथ कहने का मतलब सेम पाथ पे है, दोनों पे वैल्यू सेम होगा, सो ओनली r पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग दिखा रहे हैं s2 माइनस s1, कहने का मतलब है इंटीग्रेट करने के बाद जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का नाम दे रहे हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी, s2 माइनस s1। और फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, dq बाई टी इक्वल टू ds, ठीक है, और यही ds को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। ओके, सो ds इक्वल टू क्या मेरा मिला, dq बाई टी। ये पढ़े हो गए ds इक्वल टू dq बाई टी जनरली, ठीक है, बट कहां से आता होगा ये नहीं पता होगा, सो यहीं से आता है ds इक्वल टू dq बाई टी। सो यहाँ से हम लोग को क्या मिला कि इंट्रोपी क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है जो ओनली डिपेंड्स करेगा फाइनल एंड इनिशियल कंडीशंस पे, ना कि पाथ पे। सो क्लियर है ये चीज? यस सर। अब एक चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, ठीक है, डी एस जो मैं लिखा हूं यहाँ पे डी के ऊपर में कोई कट मार्क्स नहीं है, और डी के ऊपर में यहाँ पे देखो कट मार्क्स है, इसका क्या कहने का मतलब है? सर ये वेरी करेगा। हाँ बताओ क्या कहने का मतलब है? सो कहने का मतलब है अगर आप पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन पढ़े होगे, रिवीजन अगर नहीं पढ़े होगे तो नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। पाथ जो पाथ फंक्शन होता है, ठीक है, इसको हम लोग शो करते हैं डी और डेल्टा से, ओके, इस तरह से भी हम लोग पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो उसके ऊपर क्या करते हैं, डी और पाथ फंक्शन का नाम देते हैं और इसके यहाँ पे कट मार्क्स देते हैं। इसका कट मार्क्स कहने का मतलब है जो क्वांटिटी है ये क्या है, पाथ फंक्शन है, जैसे हीट क्या है, एक पाथ फंक्शन है, ओके। बट ओनली सिंपली अगर हम लोग डी के साथ कुछ भी एसोसिएट करते हैं, जैसे डी एच हो गया, डी एस हो गया, ठीक है, इंथैल्पी, इंट्रोपी, ये सब, डीबी हो गया, डीपी हो गया, तो ये क्या है कि ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, पॉइंट फंक्शन है, ओके। इसीलिए यहाँ पे ओनली सिंपली डी, इसको कहते हैं पॉइंट फंक्शन, और इसी को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सो ये पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन में नोट्स में है। सो ds इक्वल टू dq बाई टी। अब इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। सो ये देखो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ऐसा ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जस्ट प्रीवियस सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ है, जो मैं क्वेश्चंस व्हाट्सएप में पोस्ट किया हूँ। सो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंट्रोपी चेंज ऑफ 1 kg ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कहने का मतलब है इनिशियल वाटर 1 kg ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये वाटर क्या हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है, और आइस का टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट हुआ, तो उसके बीच इंट्रोपी कितना चेंजेज हुआ, ये हम लोग को फाइंड करना है। इसके लिए कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है। क्या डेटा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड वाटर आर 2.18 किलो जूल पर केजी केल्विन and 4.18 kilojoule per kg Kelvin respectively, and the latent heat of fusion of ice
at 0 degree centigrade is 335 kilojoule per kg Kelvin। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। ठीक है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे हम लोग सॉलिड से लिक्विड, ओके, लिक्विड टू गैस की ओर जाएंगे, ठीक है, एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और जैसे हम लोग इधर जाएंगे, ठीक है, एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वैसे ही हम लोग जब वाटर से लिक्विड में जा रहे थे कितना एंट्रोपी चेंजेज हो रहा है, ये हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो एंट्रोपी चेंज दो रीजन से होगा। पहला, आइदर टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तब, कहने का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तब, और दूसरा फेज चेंज होगा तब। फेज चेंज कहने का मतलब है 0 डिग्री पे, ठीक, फेज चेंज होता है, हम लोग को पता है। तो जब फेज चेंज होगा तब कहने का मतलब है वहां पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, जहां पे फेज चेंज होगा वहां पे क्या कॉन्सेप्ट आएगा, लेटेंट हीट का, और जहां पे भी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा वहां पे स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट आएगा। स्पेसिफिक हीट हम लोग को पता है क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कोई बता सकते हो? एनीवन स्पेसिफिक हीट? to rise the temperature of 1 kg approximately इसकी मास का टेम्परेचर। हाँ, सीपी ऐसा ही कुछ होता है या क्लियर नहीं होता, लेकिन कुछ हीट लगता है ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, ओके, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री और 1 केल्विन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, जब भी हम लोग का एंट्रोपी में चेंजेज होगा वो दो रीजन से होगा। दो रीजन, कौन कौन सा रीजन होगा? आइदर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तब, और दूसरा जब फेज चेंजेज आएगा तब। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, कहने का मतलब है वहां पे स्पेसिफिक हीट का हम लोग डिस्कशन करेंगे, और जहां पे भी फेज चेंज होगा वहां पे क्या होगा, लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ द सब्सटेंस 1 kg और तो चलो देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। स्क्रीन में क्या दिख रहा है आप लोग का? स्क्रीन नजर आ रहा है? नो सर, क्वेश्चन दिख रहा है सर, वही क्वेश्चन वाला स्क्रीन। अच्छा, क्वेश्चन वाला दिख रहा है। हाँ, तो कैसे फाइंड करेंगे पहले इसको मैं समझाता हूँ। गिवन डेटा तो दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको फाइंड, कैसे इस तरह का पहले कॉन्सेप्ट करो, जब भी इस तरह करेगा तो इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। तो देखो हम लोग को टेम्परेचर दिया हुआ है कहां से कहां तक, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो 27 डिग्री सेंट से माइनस, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या कर रहा है, पहले देखो वाटर से आइस तो उड़ के नहीं ना बन जाएगा एक ही बार, धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तभी वो आइस बनेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इंट्रोपी चेंजेज व्हेन वाटर इज चेंजेज टेम्परेचर फ्रॉम 27 डिग्री टू 0 डिग्री। ठीक है, 27 टू 0 में जाने में जितना इंट्रोपी चेंज होगा पहले हम लोग उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर एक फेज तो ये हो गया, दूसरा जैसे ही 0 डिग्री पे वाटर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फेज चेंज होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे जो इंट्रोपी चेंज होगा फेज चेंज के कारण, एक इसके लिए फाइंड करेंगे। तो एक हो गया हम लोग क्या, जब 27 टू 0 डिग्री गया उसके लिए इंट्रोपी फाइंड किए, दूसरा जब ये फेज चेंज किया 0 डिग्री पे उसके लिए। अब हम लोग को टेम्परेचर को चेंज डिक्रीज करे कहाँ से, 0 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस
टेम्परेचर चेंज में जो इंट्रोपी चेंज होगा उसको फाइंड करेंगे, यानी 3 प्रोसेस में हम लोग फाइंड करेंगे और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो वो हम लोग को क्या देगा, टोटल इंट्रोपी चेंज फॉर वाटर। कहां से, जब टेम्परेचर चेंज होगा 27 टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्लियर है? ये कैसे फाइंड करेंगे ये समझ में आया? यस सर। तो चलो देखो, ध्यान से देखोगे। ओके, ये एग्जाम में इस तरह से प्रॉब्लम प्रीवियस में पूछा है और सारा न्यूमेरिकल इसी तरह से एंट्रोपी का बनेगा। सो पहला देखो, ये लिखा है चेंज ऑफ एंट्रोपी व्हेन वाटर चेंजेस इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 27 टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 27 कहने के मतलब ये मेरा T1 है, ओके, एंड 0 ये मेरा क्या है, T2 है। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े क्या, ds इक्वल टू dq बाय t, dq by t, लिमिट ऑफ इंटीग्रेट T1 टू T2। ठीक है, इनिशियल, फाइनल एंड इनिशियल। ठीक है, तो dq by t को हम लोग, सर एस के साथ जो डी लगता है उसके ऊपर तो डैश तो नहीं होता है ना सर? नहीं ये डैश नहीं है, सॉरी, ओके। इसको डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, इंट्रोपी चेंजेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ डेल्टा S1 लिखा है। सो ds इक्वल टू dq by t, तो dq by को हम लोग क्या लिखेंगे, इस dq को क्या लिख सकते हैं, dq को क्या लिखेंगे, mcp dt। mcp/dt। जैसे बोले कि जहां पे भी स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट को हम लोग क्या लिखते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। सिंपली हम लोग इन जनरल में तो क्या लिखते हैं, msdt। m ओके, स्पेसिफिक m mass of the substance, s specific heat and dt range in temperature or changes in temperature। so s यहाँ पे हम लोग जब भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, so m cp dt डिवाइडेड बाय t। so m कांस्टेंट है, ठीक है, cp वैल्यू सारा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड वाटर आर दिस सारा दिया हुआ है। ओके, cp यानी m cp यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लेंगे, dt बाई टी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो dt का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी 1 बाई टी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो क्या होगा, log ऑफ t, log ऑफ t होगा ना ln t, यस यस। और उसका लिमिट देखो, लिमिट इनिशियली कहाँ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 डिग्री यानी इनिशियली 300 और फाइनल 0 डिग्री यानी 273 केल्विन। ठीक है, सो 1 मास ऑफ 1 kg दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ यहाँ पे क्या है, वाटर आपको देखना है। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको देखना है कितना है, 4.18, और वाटर और आइस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी क्या है, वाटर है, तो हम लोग वाटर का स्पेसिफिक हीट लिखेंगे। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गलती हो जाएगा। सो 1 इंटू 4.18 इंटू ln T2 बाय T1, जो भी टेम्परेचर लिमिट है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो डेल्टा S1 क्या है, -0.3142 किलो जूल पर केल्विन। देखो एंट्रोपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो पहला प्रोसेस समझ में आया ये। यस सर। ना सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड में कहने के मतलब जब फेज चेंज हो रहा है तब हम लोग एंट्रोपी कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली वहां पे जो dq है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, dq इक्वल टू हम लोग लिखेंगे m इंटू एल, क्योंकि यहाँ पे, और l क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, डिवाइडेड बाय t, dq बाय t को हम लोग क्या लिखेंगे, ml बाय t, m है मास, l है लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन एंड t है एट दैट टेम्परेचर। So change of entropy when water solidify into ice from and 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। So mass 1 है, latent heat of fusion of ice दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0 डिग्री पे 335 किलो जूल पर केजी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 0 डिग्री यानी 273 केल्विन। सो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सो एक प्रोसेस दूसरा हो गया,
नाउ थर्ड प्रोसेस में कैसे फाइंड करेंगे? सर मतलब 0 डिग्री में 2 फेज है, एक सॉलिड में भी एक लिक्विड में भी है। नहीं, 0 डिग्री में एक ही फेज है, ठीक है। 0 डिग्री पे वाटर जैसे ही आएगा तो क्या होगा, वो आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आइस 0 डिग्री पे आइस बन गया, लेकिन टेम्परेचर तो 0 डिग्री पे ही है ना। अच्छा। अब हम लोग को टेम्परेचर को ले जाना है कहाँ तक, -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। सो फिर से हम लोग फाइंड करेंगे चेंज ऑफ इंट्रोपी व्हेन आइस चेंजेस इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो देखो, चेंज ऑफ इंट्रोपी व्हेन आइस चेंजेस इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री टू -20, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे टेम्परेचर देखो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। so, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज आए उस केस में हम लोग स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे। सो mCp dt बाय टी, मास 1 दिया हुआ। अब यहाँ पे Cp ध्यान में रखोगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस लेंगे ना कि वाटर। तो आइस दिया हुआ है कितना, 2.18, 1 बाई टी को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dt ln t, और टेम्परेचर अपना लिमिट पुट करेंगे। सो 0 डिग्री यानी T1, यानी 0 डिग्री यानी 273, एंड कहाँ तक जा रहा है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये मेरा क्या है, अपर टेम्परेचर T2। सो -20 प्लस 273 कितना आएगा, 253। सो टेम्परेचर लिमिट कहाँ तक हुआ, 273 टू 253 तक। सॉल्व करेंगे, अगेन देखोगे ये अब ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनली हम लोग टोटल इंट्रोपी चेंजेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो टोटल इंट्रोपी चेंज फाइनली हम लोग लास्ट में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने के बाद जो आएगा वो क्या मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। इसी तरह से एक प्रीवियस प्रॉब्लम देखोगी, जो मैं क्वेश्चन सेंड किया हूँ व्हाट्सएप पे, उस तरह पे आया हुआ है, ए लम्प्स ऑफ वाटर इज दिस टेम्परेचर, उससे चेंजेस क्या हो रहा है, तो इसी टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ और टॉपिक देखेंगे एंट्रोपी से। आज के लिए मैं यहीं तक रहने देता हूँ। सो अपना अटेंडेंस यहाँ पे गूगल क्लासरूम में पुट करोगे सबको, 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर।